हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं और साथ साथ कुछ बैलेंस रिएक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मेरा एक रिकमेंडेशन ये होगा कि बैलेंस रिएक्शन में अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं वो सब एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएगा। तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ लिमिटिंग रिजल्ट कैसे निकालते हैं, कब रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, कब बच जाएगा, कौन बचेगा। फिर कुछ हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे और परसेंटेज इल्ड कैसे निकाला जाता है या परसेंटेज इल्ड होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोग परसेंटेज इल्ड के बारे में पढ़े थे, वो तो चलिए मैं अभी यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा परसेंटेज इल्ड कैसे निकालते हैं। लेकिन परसेंटेज इल्ड के अलावा और भी बहुत सारी बातें हम लोग बैलेंस रिएक्शन में जो पढ़े थे उसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक और बेसिक जो पार्ट है वो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कुछ रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 अमोनिया 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। दूसरा रिएक्शन में लिख रहा हूँ 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। तो ध्यान दीजिए, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये कोफिशिएंट क्या बता रहा है, अमोनिया का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन का 3 मोल बनेगा, और सॉरी अमोनिया का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 3 मोल बनेगा और नाइट्रोजन का 1 मोल बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 मोल बनेगा, तो 2 से 3 बनेगा तो 4 मोल से कितना बनेगा, 6 बनेगा। बिल्कुल उसी रेशियो में चल रहा है। वैसे ही नाइट्रोजन के बारे में बोला जाए तो भाई अमोनिया के 2 मोल से नाइट्रोजन का 1 मोल बन रहा है, तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, मतलब अमोनिया जितना रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन उसका आधा बनेगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिपीट करते हैं दूसरे रिएक्शन में। यहाँ कोफिशिएंट है 2, यहाँ कोफिशिएंट 1 और ये आयोडीन का कोफिशिएंट 1। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, आयोडीन का 1 मोल बनेगा। मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का मोल जितना भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन और आयोडीन का मोल आधा आधा बनेगा, और हाइड्रोजन 1 मोल बनेगा, आयोडीन 1 मोल बनेगा। मतलब जितना मोल हाइड्रोजन का बनेगा उतना ही मोल आयोडीन का बनेगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। उसके बाद परसेंटेज इल्ड हम लोग कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला मैं याद दिलवा देता हूँ। परसेंटेज इल्ड न्यूमरेटर में कौन सा अमाउंट था हम लोग का, एक्चुअल अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस्ड, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सा अमाउंट था, तो थ्योरेटिकल अमाउंट, थ्योरेटिकल अमाउंट डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम लोग का परसेंटेज इल्ड निकालने का फॉर्मूला है। आज के क्लास में सबसे पहले जो हम लोग का क्लास का स्टार्टिंग हो रहा है परसेंटेज इल्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। चलिए उसके बाद हम लोग पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है उसको एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे और पैरेलल और सीक्वेंशियल रिएक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज इल्ड के न्यूमेरिकल से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। परसेंटेज इल्ड से रिलेटेड हम लोग का पहला क्वेश्चन है, और भी परसेंटेज इल्ड के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। बोला क्या जा रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझिए, ए बी और सी ये 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर कर क्या बना रहा है, तो डी बना रहे हैं। इनिशियली इफ 2 मोल ऑफ ए का 2 मोल लिया गया है शुरू में, 4 मोल ऑफ बी एंड 6 मोल ऑफ सी इज टेकन। तो ध्यान में रखना है स्टार्टिंग में इनिशियली ए का 2 मोल लिया गया, बी का 4 मोल लिया गया और सी का 6 मोल लिया गया।
पूछा क्या जा रहा है, विथ 25% इल्ड, तो इस केमिकल रिएक्शन का इल्ड 25% है, तो कैलकुलेट मोल्स ऑफ डी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर इस रिएक्शन का इल्ड 25% हो तो डी का कितना मोल बनाया जा सकता है, एक्चुअल अमाउंट डी का कितना मोल बनेगा, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। चलते हैं कैसे निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्टेंट है ए, बी और सी, ये रिएक्ट कर क्या बना दे रहे हैं, डी। बैलेंस रिएक्शन में ए का कोफिशिएंट 2, बी का कोफिशिएंट 3, सी का कोफिशिएंट 5 और डी का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। T इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में, तो देखिए यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, ए का 2 मोल, बी का 4 मोल और सी का कितना मोल, 6 मोल। तो स्टार्टिंग में ए का 2 मोल लिया गया है, बी का 4 मोल लिया गया है और सी का 6 मोल लिया गया है। इल्ड ऊपर में भी लिखा जाता है, तो ये परसेंटेज इल्ड, ध्यान रखें कई बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा इल्ड इतना परसेंट, वो डायरेक्टली रिएक्शन के ऊपर में इल्ड को लिख देगा। तो जैसे यहां पर मैंने एरो के ऊपर में 25% दिखा दिया, तो एरो के ऊपर में ये 25% क्या बता रहा है, तो इस रिएक्शन का परसेंटेज इल्ड बता रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से उतार लीजिए। मैं क्वेश्चन को मिटाने वाला हूं, तो आप लोग क्वेश्चन को उतारिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग उतार चुके होंगे पूरा। अब क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से एक लाइन में ही सारा चीज दिख रहा है। ए, बी और सी, ये 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। टी इक्वल टू 0, स्टार्टिंग टाइम ए का 2 मोल लिया गया, बी का 4 मोल लिया गया, सी का 6 मोल लिया गया। इस रिएक्शन का इल्ड 25% है, तो डी का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल अमाउंट कितना बनेगा, हमें निकालना है। सबसे पहला स्टेप तो ये पता करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्या कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो याद कीजिए, मोल का रेशियो 2, 4 और 6 का है, तो जो मोल लिया गया उसका रेशियो 2, 4 और 6 का, मतलब 1, 2 और 3 का। जबकि इनका कोफिशिएंट का रेशियो 2, 3 और 5 का है, मतलब मोल का रेशियो और कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है। तो याद कीजिए, जो मोल्स लिया गया उसका रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं हो तब वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई ना कोई बच जाता है। तो अब कौन बचेगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए, सब यहीं पर रफ करना है। जो मोल्स लिया गया है उसको डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से, तो 2 मोल को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2/2। 4 मोल को डिवाइड करेंगे 3 से, 4/3। 6 मोल को डिवाइड करेंगे 5 से, 6/5। ये डिवीजन आया 1, ये डिवीजन आया 1.33, ये डिवीजन आया 1.2। तो ये 1 मिनिमम है किसके लिए, ए के लिए। तो देयरफॉर ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कंक्लूजन को इधर लिखा जाए, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, जितना मोल लिया गया वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है। तो ये रिएक्ट वाले रो में आइए, रिएक्ट। भाई ए लिमिटिंग रिएजेंट है, जितना लिया गया सारा रिएक्ट कर गया, तो इसका 2 मोल रिएक्ट कर गया। आप ध्यान दें, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3 और इसका कोएफिशिएंट है 5। ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 3 मोल रिएक्ट करेगा और ये 5 मोल रिएक्ट करेगा। तो ए का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी का 3 मोल रिएक्ट करेगा और सी का 5 मोल रिएक्ट करेगा। एंड की बात की जाए तो ए 2 मोल लिए थे, 2 मोल रिएक्ट कर गया, खत्म। बी का 4 मोल लिया गया था, 3 मोल रिएक्ट किया, ये 1 मोल क्या हो गया, बच गया। सी का 6 मोल लिया गया था, 5 मोल रिएक्ट किया, ये 1 मोल बच गया। तो हमें बी और सी नहीं निकालना है, हमें डी निकालना है, कितना मोल प्रोड्यूस होगा। तो कहिएगा सर ये इतना कैलकुलेशन क्यों किए, तो इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किया गया है कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाने के लिए।
एग्जाम में जाएंगे, ये कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चूंकि हम लोग बैलेंस रिएक्शन अभी सीख रहे हैं, तो इतना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज से दिया गया है, तो दिमाग में बैठाने के लिए। चलिए अब D का कितना मोल बनेगा उस पर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3। तो भाई A का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो D का कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। बिल्कुल सही, ये D का 3 मोल बनेगा। लेकिन याद कीजिए, ये जो 3 मोल D का बनेगा, ये तो हम लोग ऑन पेपर कर रहे हैं, ये लैब में नहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये थ्योरी बोल रहा है कि D का 3 मोल बनना चाहिए। तो 3 मोल कौन सा अमाउंट है हम लोग का, थ्योरेटिकल अमाउंट। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट है, सर बी और सी से भी आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बी और सी से भी आंसर देंगे तो सेम आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, बी का कोफिशिएंट है 3, डी का भी कोफिशिएंट है 3। बड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर बी से आंसर देना है तो अपना दिमाग लगाइए, 4 मोल से आंसर देंगे या 3 मोल से आंसर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट बी के बारे में बी से आंसर दे रहा और डी के बारे में 4 मोल से आंसर देगा, उसका आंसर गलत होगा, उसने मिस्टेक किया। क्यों किया समझिए, 4 मोल तो लिया गया था, रिएक्ट तो 3 ही मोल किया ना है। 1 मोल तो फालतू में बेकार था, वो तो लास्ट में बच गया। तो भाई जितना यूज में हुआ, 4 मोल में से यूज कितने मोल का हुआ, 3 मोल का। तो जितना यूज होता है, जितना रिएक्ट करता है, उतने से ही आंसर देंगे। चलिए वैसे ही अब सी से बोलिए, तो 6 मोल से आंसर नहीं देना है, 5 मोल से आंसर देना है। 6 मोल तो स्टार्टिंग में t = 0 पर लिए थे, तो 6 मोल तो लिया गया था। यूज रिएक्ट कितने मोल का हुआ है, 5 मोल का ही हुआ है। 1 मोल तो एक्सेस में था, बेकार था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो 1 मोल लास्ट में बच गया। तो हमेशा ध्यान में रखिए, ए से आंसर दे, बी से आंसर दे, सी से आंसर दे, प्रोडक्ट के बारे में आंसर किसी भी रिएक्टेंट से दिया जाए, आंसर ऑलवेज सेम होगा, बशर्ते जितना मोल लिया गया उससे नहीं। ध्यान रखिए, कितना मोल यूज हुआ, कितना मोल रिएक्ट किया, आंसर उससे देना है। तो आंसर दीजिए, 3 मोल रिएक्ट किया, कोएफिशिएंट 3, यहां भी कोएफिशिएंट 3, तो 3 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 मोल बनेगा, सेम आंसर। सी से आइए, कोएफिशिएंट 5, तो सी का 5 मोल रिएक्ट करेगा तो डी का 3 मोल बनेगा। तो ये 5 मोल रिएक्ट किया तो कितना मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा। तो थ्योरेटिकल अमाउंट हम लोग का निकला, थ्योरेटिकल अमाउंट ये कितना मोल आ गया, 3 मोल आ गया। परसेंटेज यील्ड पर हम लोग आते हैं, परसेंटेज यील्ड। तो न्यूमरेटर में कौन सा अमाउंट रखेंगे हम लोग, एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए तो हम लोग अब डाटा पुट करते हैं। परसेंटेज यील्ड हम लोग का दिया हुआ है 25%, इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट, ऊपर में हम लोग का एक्चुअल अमाउंट आएगा, डिनोमिनेटर में हम लोग का थ्योरेटिकल अमाउंट कितना मोल, 3 मोल, इंटू 100। तो जो एक्चुअल अमाउंट हुआ, वो एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ, ध्यान दीजिए, तो 25/100 इंटू 3 मोल इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट हम लोग का 0.75 मोल। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, इतना बार बार हर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है ना। ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये बताइए, ये 3 मोल का 25% है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई ये बताइए 25% ऑफ 3 मोल, तो कैसे लिखिएगा 3 मोल का 25%, तो ये 25/100 इंटू 3, यही जाएगा हम लोग का, इतना मोल, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, एक्चुअल अमाउंट जब भी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, अगर एक्चुअल अमाउंट हमें निकालना है और यहाँ पर बोला जा रहा है ये यील्ड 45%, तो एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट का 45% होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो एक्चुअल अमाउंट है 3 मोल का, थ्योरेटिकल अमाउंट का कितना परसेंट है, 25% है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो एक्चुअल अमाउंट है वो थ्योरेटिकल अमाउंट 3 मोल का कितना परसेंट है, 25% है। तो अगर वहां पर बताइए, यहां पर बस बदल दे 45, तो यहां पर क्या आ जाएगा हम लोग का 45 आ जाएगा, मतलब 3 मोल का कितना परसेंट हो जाएगा, 45%। चलिए तो 25 कर दिया जाए, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ये हम लोग का 25%। तो आंसर कितना है हम लोग का, तो आंसर हम लोग का है 0.75 मोल। तो इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अगर इल्ड बोला 60%, इल्ड 60% का रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट का 60% होगा। इल्ड बोला 90%, तो एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट का 90% होगा। इल्ड बोला 30%, तो एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट का कितना परसेंट होगा, 30% होगा। चलिए बैलेंस रिएक्शन में हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कंसेक्यूटिव या सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते किसे हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्रम से। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा रिएक्शन स्टार्ट होगा। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, पहला रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा रिएक्शन स्टार्ट होगा। दूसरा रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, तब दूसरा रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद तीसरा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तीसरा रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, तब तीसरा रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद चौथा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मतलब सीक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शन, एक रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन, वो कंप्लीट करने के बाद तब सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन एक क्रम से होते हैं, पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ तब दूसरा, दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ तब तीसरा, तीसरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ तब चौथा। हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर रिएक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं। बोर्ड पर जो रिएक्शन दिया गया, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद थर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट, पहले रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में से कम किसी एक का यूज सेकंड रिएक्शन में कर रहे हैं। सेकंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसमें से कम किसी एक का यूज थर्ड रिएक्शन में करेंगे। थर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसमें से कम एक का यूज नेक्स्ट रिएक्शन में करेंगे। मतलब अब सीक्वेंशियल रिएक्शन या कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्लियर होना चाहिए। सीक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शन किसे कहते हैं, तो रिएक्शन 1 by 1 क्रम से होता है। प्रत्येक रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या स्टार्ट होने के पहला रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के कंप्लीट होने के बाद तीसरा रिएक्शन, तीसरे के कंप्लीट होने के बाद चौथा रिएक्शन, एंड सो ऑन। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है, तो पहले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसमें से किसी एक का यूज सेकंड रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसमें से किसी एक का यूज थर्ड रिएक्शन में, और थर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना उसमें से किसी एक का यूज नेक्स्ट रिएक्शन में। तो अब एग्जांपल से समझिए, आयरन और H2SO4 रिएक्ट कर क्या बना रहे हैं, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये जो फेरस सल्फेट बना इसी का यूज, ये रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया तो फेरस सल्फेट का यूज सेकंड रिएक्शन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का यूज सेकंड रिएक्शन में किए, H2SO4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिए, तो क्या बना, फेरिक सल्फेट प्लस H2O। अब सेकंड रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जो फेरिक सल्फेट बना है उसका यूज तीसरे रिएक्शन में कर रहे हैं, और फेरिक सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ में, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ में, और ये कुछ प्रोडक्ट बने हैं। तो कंडीशन देखिए, पहला रिएक्शन कंप्लीट, फेरस सल्फेट बना, उसका यूज दूसरे रिएक्शन में,
दूसरा रिएक्शन कंप्लीट, उससे जो प्रोडक्ट बना फेरिक सल्फेट, उसका यूज तीसरे रिएक्शन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन। अब इसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आएंगे कि कंजुगेटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन के प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन पहले कर रहे थे वैसे क्वेश्चन अभी भी करेंगे। बस ये जानना था कंजुगेटिव या सिक्वेंशियल रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया। तो ध्यान में रखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड रिएक्शन देन थर्ड रिएक्शन स्टार्ट। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। आफ्टर completion of first reaction then second reaction starts, and after completion of second reaction then third reaction starts। चलिए हम लोग आते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन पर कि सर इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो समझिए क्वेश्चन, फॉर सीक्वेंशियल रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया हुआ है समझिए, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जिंक ऑक्साइड और क्या बना रहा है, SO2 बना रहा है। और ये जो पहला रिएक्शन है इसका यील्ड दिया हुआ है 75%। पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जो जिंक ऑक्साइड बना उस जिंक ऑक्साइड को हम लोग दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दें, पहले रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड बना उसका यूज दूसरे रिएक्शन में कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यील्ड है 100%, जिंक सल्फेट और क्या बना है, वाटर बना है। अब दूसरे रिएक्शन में जो जिंक सल्फेट और H2O बना वो दोनों आपस में फिर क्या कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है, जिंक सल्फेट और H2O, और इस रिएक्शन का यील्ड है 80%। और यहाँ से क्या बना है, जिंक बना, H2SO4 बना और ऑक्सीजन बना है। तो ध्यान दें, यही हम लोग का सीक्वेंशियल रिएक्शन। पहला रिएक्शन कंप्लीट, जिंक ऑक्साइड बना, उसका यूज दूसरे रिएक्शन में कर रहे हैं। दूसरा रिएक्शन कंप्लीट, उससे जो जिंक सल्फेट और H2O बना उसका यूज तीसरे रिएक्शन में कर रहे हैं। प्रत्येक रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड दिया हुआ है। पहले रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 75%, दूसरे का 100%, तीसरे का 80%। याद रखना है, पहले का 75% मतलब एक्चुअल अमाउंट, थ्योरेटिकल का 75% होगा। दूसरे का 100% मतलब एक्चुअल अमाउंट, थ्योरेटिकल का 100% मतलब एक्चुअल और थ्योरेटिकल बराबर होंगे। और तीसरे का यील्ड दिया 80%, मतलब एक्चुअल अमाउंट जो प्रोड्यूस होगा वो थ्योरेटिकल अमाउंट का 80% होगा। चलते हैं आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है, क्या निकालना है। तो व्हाट मास ऑफ जिंक विल बी ऑब्टेन्ड, तो जिंक का ये निकालना है, ये जिंक कितना मास इसका प्राप्त होगा, विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ ओर कंटेनिंग 291 kg ऑफ जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड 291 kg लिया गया। 291 kg से जिंक का कितना मास प्रोड्यूस होगा निकालना है। याद रखिएगा डाटा, क्वेश्चन को मैं मिटा दूंगा अभी। जिंक सल्फाइड के 291 kg से जिंक कितना केजी बनेगा वो निकालना है। दूसरा, ऑक्सीजन भी तो साथ साथ बनेगा, जिंक अकेले थोड़ी बन रहा है, जिंक के साथ साथ H2SO4 और ऑक्सीजन भी साथ साथ बन रहा है। तो दूसरा पढ़िए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 273 Kelvin इन पार्ट ए। तो अब दोनों क्वेश्चन को मैं कंबाइन कर पढ़ रहा हूं। जिंक सल्फाइड कितना केजी लिया गया, 291 kg। इसके 291 kg से जिंक कितना केजी बनेगा
और ऑक्सीजन जो बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है 1 atm और 273 केल्विन पर। तो आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए। ध्यान दीजिए, सारा क्वेश्चन यहां पर लिख दिया गया है, क्वेश्चन का सारा डाटा यहां पर लिखा हुआ है, ये सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया गया। आप लोग खुद देखकर बताइए बोर्ड पर जो लिखा गया है, देखकर बताइए। जिंक सल्फाइड कितना केजी लिया गया? तो जिंक सल्फाइड 291 केजी लिया गया। निकालना क्या है? जिंक सल्फाइड के 291 केजी से जिंक कितना प्रोड्यूस होगा, जिंक का मास निकालना है, और O2 गैस का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। चलते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो भी डाटा मास में दिया हुआ है, पहले उसे हम लोग मोल में कन्वर्ट कर दें। तो हम लोग इधर रफ कैलकुलेशन करेंगे। जिंक सल्फाइड का मोलिकुलर वेट, तो जिंक का एटॉमिक वेट 65 और सल्फर 32, जिंक सल्फाइड का मोलिकुलर वेट 97 है। तो जिंक सल्फाइड का मोलिकुलर वेट कितना? 97। 291 केजी लिया गया, तो 291 इंटू 1000, इतना क्या हो गया? ग्राम हो गया। अब ये बताइए, किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 291,000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 97 से डिवाइड कर देंगे, ये इतना मोल। इसको सोल्व कीजिए, ये सोल्व करने पर कितना आएगा हम लोग का? तो 3000 मोल। तो जिंक सल्फाइड 291 केजी, मतलब कितना मोल लिया गया है? 3000 मोल लिया गया है। तो याद करें, कोफिशिएंट को देखकर जितने भी कैलकुलेशन हैं वो सब मोल से होते हैं, ग्राम या केजी से नहीं होता है। तो अब हम लोग का पहला स्टेप निकल गया। जिंक सल्फाइड 3000 मोल से जिंक कितना बनेगा, ऑक्सीजन कितना बनेगा, निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका भी कोफिशिएंट है 2। तो ये बताइए, जिंक सल्फाइड के 2 मोल से जिंक ऑक्साइड का 2 मोल बनेगा, मतलब जिंक सल्फाइड जितना रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड उतना ही बनेगा। तो जिंक ऑक्साइड कितना बनेगा? 3000 मोल। ये तो हम लोगों ने थ्योरी से निकाला, तो ये 3000 मोल ये थ्योरेटिकल अमाउंट है। तो हमेशा ध्यान में रखें, थ्योरी से जो हम लोग निकाल रहे हैं कॉन्सेप्ट का यूज कर वो थ्योरेटिकल अमाउंट है। तो ये हम लोगों ने थ्योरी से निकाला है, ये ऑन पेपर से कैलकुलेशन कर दिया है। तो 3000 मोल थ्योरेटिकल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो 3000 का कितना परसेंट? 75%। तो 75% ऑफ 3000 मोल, इसका निकालिए। तो 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3000, इसको सोल्व कर दे हम लोग, तो कितना? 2250 मोल। तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा, रफ पार्ट आपको इधर समझना है, तो एक्चुअल अमाउंट थ्योरेटिकल अमाउंट का कितना? तो 75%। तो ये एक्चुअल अमाउंट जो प्रोड्यूस होगा कितना? 2250 मोल। अब किसी के मन में शंका आएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट को समझिए कि सर यहाँ पर हम लोग सेकेंड रिएक्शन में हम लोग कितना यूज करेंगे? थ्योरेटिकल वाला यूज करेंगे, एक्चुअल वाला यूज करेंगे? तो ध्यान दीजिए भाई, कागज पर ना कैलकुलेशन कर लिए कि 3000 मोल बनेगा, लेकिन वास्तविक में प्रैक्टिकली बना कितना? तो 2250 मोल। तो जो एक्चुअल में बनेगा उसी को तो यूज कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है, नेक्स्ट रिएक्शन में कौन सा अमाउंट लेंगे? एक्चुअल अमाउंट। दूसरा डाउट, ठीक है ना सर, यहां कोफिशिएंट 2 है, यहां पर कोफिशिएंट 1 है, तो अब जिंक ऑक्साइड यहां पर कितना करे? 2250 करे या 2250 डिवाइडेड बाई 2 कर दें? कौन सा मोल लेंगे? तो ध्यान दें भाई, ये बताइए यहां पर जिंक ऑक्साइड कितना बना? 2250 मोल बना। समझिए, बोले कि इस कंटेनर में पहला रिएक्शन हो रहा है, इस कंटेनर में दूसरा रिएक्शन हो रहा है, और इस कंटेनर में तीसरा रिएक्शन हो रहा है। ऐसे मैंने दिखा दिया। इसी पहले कंटेनर में हम लोग का जिंक ऑक्साइड बना, ये जिंक ऑक्साइड फिगर से समझिए, जिंक ऑक्साइड बना 2250 मोल।
तो इस पहले कंटेनर में जिंक ऑक्साइड 2250 मोल बना है, 2250 मोल। अब हम लोगों ने क्या किया, यहां से जिंक ऑक्साइड को निकाले, सेपरेट किए, और इसी जिंक ऑक्साइड को यहां लेकर आ गए सेकंड कंटेनर में। तो भाई ये बताइए, यहां 2250 मोल बना, उसी जिंक ऑक्साइड को यहां लेकर आ गए, तो यहां भी कितना रहेगा, 2250 मोल रहेगा। तो फिर मन में शंका आएगा, सर यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 1 है। अरे भाई, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये मोल या मास को बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं है। यहाँ जिंक का 2 एटम, तो यहाँ भी जिंक का 2 एटम, एटम को बैलेंस करने के लिए है। तो कोफिशिएंट एटम को बैलेंस करने के लिए होता है, मोल या मास को दुगुना, चार गुना और आधा करने के लिए नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जिंक का 1 एटम, यहाँ भी जिंक का 1 एटम, तो भाई बैलेंसिंग में 1 आ गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है, क्या क्या पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। तो जो प्रोडक्ट में निकालेंगे वो एक्चुअल अमाउंट निकालेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट बना वही एक्चुअल अमाउंट, उतना ही, ना ही कम ना ही ज़्यादा, वो दूसरे रिएक्शन में यूज में हो रहा है। और दूसरे रिएक्शन में जो एक्चुअल अमाउंट बना वो तीसरे रिएक्शन में यूज में हो रहा है। तो एक्चुअल कितना बना, 2250, और यहां पर मैं लिख देता हूं ये एक्चुअल अमाउंट है। अब यही 2250 मोल, ये नहीं है कि मोल को आधा कर देंगे या 4 गुना कर देंगे, यही 2250 मोल यहां पर यूज में आ रहा है। अब यहां पर बताइए, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका भी कोफिशिएंट है 1, तो इसका मतलब ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 1 मोल बनेगा। मतलब जिंक ऑक्साइड का जितना मोल रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट भी उतना ही मोल बनेगा, तो 2250 मोल बनेगा। चलिए, ये तो हुआ थ्योरेटिकल अमाउंट कि सर ये तो आपने थ्योरी से बता दिया 2250 मोल बनेगा। अब एक्चुअल की बात करें तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो थ्योरेटिकल अमाउंट का 100%, मतलब एक्चुअल भी इतना ही बनेगा। तो ये हम लोग का एक्चुअल अमाउंट ही है, एक्चुअल अमाउंट ही है। चलिए, तो जिंक सल्फेट एक्चुअल में कितना बना, 2250 मोल बना है। अब जरा ध्यान दें, ठीक है ना भाई, यहाँ 2250 बना है, यहाँ कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 2, तो क्या कर दे, मोल को डबल कर दे, बिल्कुल नहीं। कोफिशिएंट 1 और 2 किसके लिए आता है, एटम को बैलेंस करने के लिए। तो भाई यहाँ जो बना उसी को न लिए, जो यहाँ पर बना था उसी को लिया गया और तीसरे रिएक्शन में यूज कर लिया गया। तो यहाँ 2250 मोल, 2250 मोल बना। यहाँ का कोफिशिएंट 2 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कितना भी हो, यूज कितना होगा, तो 2250 का होगा। अपने आप कोफिशिएंट को डबल कर देने से अपने आप मोल डबल या ट्रिपल थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2250 मोल बन रहा है। अब जरा चलते हैं हम लोग, ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक है। पहले जिंक सल्फेट और जिंक पर, जिंक सल्फेट का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो जिंक का 2 मोल बनेगा। मतलब जिंक सल्फेट का जितना मोल रिएक्ट करेगा, जिंक का मोल उतना ही बनेगा। तो ये बनेगा 2250 मोल, इतना मोल बनेगा। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट जो होगा वो थ्योरेटिकल अमाउंट का 80% होगा। तो यहीं पर कर दीजिए 80%, तो 80/100 इंटू 2250 मोल, इतना मोल जिंक प्रोड्यूस हुआ। अब ऑक्सीजन पर आते हैं, ठीक है ना भाई। ऑक्सीजन पर ध्यान दे, इसका कोफिशिएंट है 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1। गौर से, ध्यान को भटकाना नहीं है। इसका कोफिशिएंट है 2, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1। मतलब जिंक सल्फेट का जितना मोल रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का मोल आधा बनेगा। तो ऑक्सीजन कितना मोल प्रोड्यूस होगा, तो 2250 का हाफ कर दीजिए भाई। ये 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 मोल बनेगा। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा। मतलब जिंक सल्फेट जितना रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन उसका आधा बनेगा। तो इसका हाफ कीजिए, हाफ कीजिए, कितना आएगा, 1125, इतना मोल। लेकिन ये थ्योरेटिकल अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। तो ये 80/100 इंटू 1125, इतना मोल ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना।
ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। अब हमें निकालना है जिंक, ये जो प्रोड्यूस हुआ इसका मास, और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ उसका वॉल्यूम। तो यहां पर निकाला जाए, जिंक प्रोड्यूस कितना मोल, 80/100 इंटू 2250 मोल, इतना मोल हुआ। अब ये बताइए जिंक का एटॉमिक वेट 65 होता है, तो मोल को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोल को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। कैसे, मैं फॉर्मूला याद दिलवाता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ग्राम में डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। अब ये बताइए एटॉमिक वेट और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो मास क्या मिलेगा, ग्राम में, लेकिन हमें केजी में निकालना है, तो इसे हम लोग 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केजी में। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 117 केजी। चलिए ये तो जिंक हो गया। ऑक्सीजन का इतना मोल प्रोड्यूस हुआ था, इसका वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, तो O2 प्रोड्यूस्ड 80/100 इंटू 1125, इतना मोल प्रोड्यूस हुआ। लेकिन याद रखिए एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। अगर नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, लीटर में। तो 1 atm और 273 केल्विन पर मोल हम लोग निकाल चुके हैं, इसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, तो इसे 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वॉल्यूम किस में आ गया, लीटर में। कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन कर कर आंसर निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन का वीडियो एक बार रिवाइंड कर कर दोबारा देखिए। ये जो सीक्वेंशियल रिएक्शन पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, तब इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए।